So very good morning friends. Today we are going to start with our new chapter that is called income from house property. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात मैं करूँ तो ये चैप्टर एकदम छोटा सा है। सीए फाइनल लेवल की बात करूँ तो मैं इंटरमीडिएट आईपीसी में भी आपने इसको पढ़ा होगा, राइट। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 सेक्शन है टोटल, सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक, जिसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला आएगा चार्जेबिलिटी, सेकंड इज डिडक्शंस एंड एरियस। जैसे हमको मालूम है कि हमको नेट इनकम कंप्यूट करनी होती है, राइट। तो अगर कोई भी इनकम जनरेट हुई तो उसमें से किस टाइप के एक्सपेंडिचर हमको अलाउड होंगे। एंड थर्ड वन इज अबाउट ऑनरशिप। सबसे पहले बात करूं चार्जेबिलिटी की। चार्जेबिलिटी के लिए सेक्शन नंबर 22 इज द चार्जिंग सेक्शन अंडर चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी, एंड सेक्शन 23 इज टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। मतलब इस हेड के अंदर हमें इनकम कैसे कंप्यूट करनी। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम कैपिटल गेन, ये 3 हेड्स ऐसे हैं जिसमें हमको प्रॉपर कंप्यूटेशन का प्रोसीजर एग्जैक्टली दिया गया है, हमको उसी तरह से एग्जैक्ट फॉलो करना रहता है। बट इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड IFRS देयर आर नो सच स्पेसिफिक फॉर्मेट और प्रोसीजर इज गिवन टू कंप्यूट, राइट। देखेंगे जब वो चैप्टर भी हम करेंगे तब मैं आपको वापस एक बार इसको याद कराऊंगा। तो सेक्शन 22 इज अबाउट चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 23 इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। अब ये एनुअल वैल्यू वगैरह क्या है समझते हैं, राइट। इंटरमीडिएट आईपीसी में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद है डिडक्शंस एंड एरियाज। सेक्शन 24 बात करता है डिडक्शंस, मतलब कौन से एक्सपेंडिचर आपको अलाउड होंगे इस हेड के अंदर, राइट, बी डिडक्टेड फ्रॉम योर income. Okay. Section 25 is talking about inadmissible deductions and section 25 is areas and unrealized rent. उसके बाद आता है सेक्शन 26 जो बात करता है को ओनरशिप की। अगर एक ही प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स है तो उसमें इनकम की ट्रीटमेंट कैसे कंप्यूट की जाएगी, राइट। और लास्ट आता है सेक्शन 27 जो बात करता है डीम्ड ओनर। इफ यू आर नॉट एक्चुअल ओनर एंड इफ यू आर डीम्ड ओनर देन ऑल्सो विल बी चार्जेबल। सबसे पहले मेरे को आप एक चीज बताइए, देखो फाइनल लेवल है तो सम्स की ओर, मतलब जो हमारा फोकस इंटरमीडिएट आईपीसी में कैसे रहता था कि हम क्वेश्चंस की ओर ज्यादा फोकस करते थे। अब इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। इनके थोड़े स्टेप्स है, उस स्टेप्स में आपको बता दूंगा, आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे, बट थोड़ा कंसेप्चुअली समझते हैं। चलो सबसे पहले मेरे को आप एक चीज बताइए कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी होती है, हाउस प्रॉपर्टी की अभी मैं बात कर रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी भी क्या होती है वो भी हम समझते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो आपको उसमें से किस टाइप की इनकम जनरेट हो सकती है वो बताइए। सबसे सोचिए, कोई भी, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो ना इस चीज को, सपोज आपके पास एक ऑफिस है आपकी, राइट, विच यू आर नॉट यूजिंग। अच्छा पहले तो मेरे को यूजेज बता दीजिए, आपके पास अगर एक ऑफिस है तब क्या यूज कर सकते हो। या तो आप खुद का अपना ऑफिस है वहां पर, मतलब आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हो, या फिर वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। अगर खाली पड़ा हो तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें आएगी, या तो मैं इसको लीज या रेंट पे दे दूँ, या तो मैं इसको बेच दूँ, राइट। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रखा है, अब देखो तो भी सोचो अगर आप कि मैंने उस ऑफिस को इस तरह अभी तक इसलिए नहीं बेचा है कि मुझे मालूम है कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए उसको रखा है। तो इस सोच भी मेरे दिमाग में आएगी ना क्या, कि अगर मैं इसको रेंट पे दे दूँ तो मुझे सर्टेन इनकम जनरेट हो जाएगी कुछ, राइट। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपकी हो तो उसमें से आप 2 टाइप की इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखो पहले आप इनकम डिसाइड करोगे, फिर हम टैक्स डिसाइड करेंगे, राइट। तो इनकम की अगर मैं बात करूँ तो आप रेंट इनकम, या तो आप उसको बेच सकते हो। अगर आप बेचोगे तो आपको क्या अराइज होगा वहां पर, गेन अराइज होगा। मान लो आपने प्रॉफिट में इसको बेचा, राइट, आपको ये जो प्रॉफिट अराइज हुआ है, अब याद करो हमारा डे 1 का डिस्कशन जिसमें मैंने आपको इनकम के 2 पहलू बताए थे। वन इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड इज ए कैपिटल रिसिप्ट। तो इनकम टैक्स तो क्या मानता है भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल है, और कैपिटल रिसिप्ट अगर इनकम की डेफिनेशन में आया तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द इनकम टैक्स। अब यहाँ पर जो हमने 2 चीज़ की बात करी कि अगर मैं इसको रेंट इनकम जनरेट करता हूँ तो रेंट इनकम इज डेफिनेटली अ रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट।
एंड अगर मैं गेन की बात करूँ, अगर मैंने उसको बेचा और प्रॉफिट हुआ तो वो होगा मेरा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन अगर याद करो, हमारा पहला डिस्कशन मैंने आपको बोला था कि वो भी इनकम की डेफिनेशन में तो आता ही है, बट हमको इस हेड के अंदर नहीं पढ़ना है। कैपिटल गेन हमारा जाएगा, कैपिटल गेन वाला हेड जो हम पढ़ेंगे, तो इसमें मुझे उसमें मुझे इस इनकम की कंप्यूटेशन करनी है जो रेंट से जनरेट होती है, राइट। इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा गया है एनुअल वैल्यू। क्या है वो समझते हैं, चलिए। हाउस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो हाउस प्रॉपर्टी का पहला मतलब क्या, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? अगर मैं ऐसा बोलूँ हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट इंस्टेंस आपके दिमाग में आएगा जो मकान एक, राइट, जिसमें कोई फैमिली वगैरह रहते हो। बट इन दिस हेड आपकी अगर कोई कॉमर्शियल प्रीमाइसिस हुई तो उसको भी हम हाउस प्रॉपर्टी माने। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस, वो भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाए, राइट। अगर कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है तो उसको भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाए। सबसे पहली बात इस हेड की अगर मैं करूं तो हाउस प्रॉपर्टी तभी माना जाएगा जब कुछ बिल्टअप उस पर हुआ हो, स्ट्रक्चर कुछ बिल्टअप हुआ हो। अगर आपके पास खाली लैंड पड़ा है तो वो प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, राइट। तो फर्स्ट इज इट मे बी अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इट मे बी अ कॉमर्शियल, बट इन दिस हेड वैकेंट लैंड shall नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर अहमदाबाद में कुछ ज़मीन पड़ी है, राइट, तो अपने केजरीवाल साहब है उसको धरना देना है अहमदाबाद में आकर, और मैंने उसको रेंट पे दिया 2 दिन के लिए कि चलो आप यहाँ पर आप प्रदर्शन कर सकते हो, ये जगह है मेरी, रेंट मेरे को दे देना। अगर उस ज़मीन का मुझे रेंट मिला है तो वो इनकम यहाँ पर कंप्यूट नहीं होगी, बिकॉज वेकेंट लैंड इज नॉट एट ऑल अ हाउस प्रॉपर्टी। सर उस इनकम का क्या? तो उस इनकम को मैं इधर बिजनेस प्रोफेशन, अगर मेरा लेटिंग आउट का बिजनेस हुआ तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, अदरवाइज किधर जाएगा वो IFO। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हमारा डिस्कशन कि अगर रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो मुझे देखना है कि उस प्रॉपर्टी का यूसेज क्या है। देखो वन बाय वन एक एक चीज को समझेंगे शांति से, राइट। यूसेज है या तो मैं उसको खुद उसमें मैं रहता हूं सेल्फ रेसिडेंस पर्पस, या तो आई एम कैरिंग आउट माई ऑन बिजनेस प्रोफेशन, या तो मैंने क्या किया है उसको लेट आउट कर दिया है। 3 चीजें हो सकती है, या तो मैं इस प्रॉपर्टी में खुद रहता हूं, अगर रेसिडेंशियल प्रीमाइस हुआ तो डेफिनेटली मैं उसमें रहता हूँ शायद, राइट। या तो क्या हुआ कि उस प्रीमाइस को मुझे कुछ यूज नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जो मेरा ऑफिस पड़ा हुआ है ऐसे ही, राइट, मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ मानो के, और मेरा ऑफिस ऐसे ही पड़ा हुआ है, या फिर मेरे पास एक्स्ट्रा एक ऑफिस पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसको लेट आउट कर दूंगा। एक ऑफिस है मेरे पास जिसमें मैं खुद अपना बिजनेस चला रहा हूं, ओके। अब कौन सी प्रॉपर्टी की इनकम इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी वो भी हमको देखना पड़ेगा। अगर सेल्फ रेसिडेंस है या लेट आउट है, अब लेट आउट के केस में भी मैं आपको 2 चीज बता देता हूं कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है तो उसमें भी 2 चीजें हो सकती है। फर्स्ट, या तो मेरा बिजनेस ही है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और उसको रेंट पे देना, या तो वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है, ये तो मेरे पास प्रॉपर्टी एक एक्स्ट्रा पड़ी थी ऐसे ही खाली तो मैंने उसको रेंट पे दे दिया है, राइट। मेरा मेन बिजनेस लेटिंग आउट का नहीं है, समझना शांति से। अगर मेरा मेन बिजनेस लेट आउट का नहीं है, या फिर वो असेट है जो वो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज हो रही है, उस केस में ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगी। लेकिन मैंने लेट आउट किया है और लेटिंग आउट ही मेरा मेन बिजनेस है, मेरा काम ही है प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, उसको रेंट पे देना, एक्वायर करना, रेंट पे देना, तो जो भी मेरी इनकम जनरेट होगी क्या हो जाएगी, मेरे बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी जो है मैं आपको बोल रहा हूं प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की ट्रीटमेंट आपको बिजनेस प्रोफेशन प्रोफेशन के जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ, बट डेप्रिसिएशन वगैरह आपको मतलब टर्मिनोलॉजी तो मालूम होगी। फिर उस असेट का कुछ रिपेयर्स मेंटेनेंस ऐसा कुछ हुआ तो वो भी एक्सपेंडिचर बिजनेस के हेड में जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा सर क्या फर्क पड़ता है बिजनेस प्रोफेशन में लेके जाए या फिर IFHP में लेके जाए, इनकम तो जनरेट हो रही है, आज करा देंगे कहीं भी, दोनों के कंप्यूटेशन में फर्क है। ठीक है, चलिए अब ये क्या दिख रहा है आपको, स्मॉल, राइट।
अब क्वेश्चन ये उठता है सर कि मैं कैसे मान सकूं कि मेरा मेन बिजनेस है वो लेटिंग आउट का है या नहीं। हाउ कैन आई डिटरमाइन? तो यहां पर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया है, मॉल, शॉपिंग मॉल। अब मेरे को एक चीज़ आप बताइए कि जिसने भी शॉपिंग मॉल बनाया होगा उसका मेन इंटेंशन क्या होगा? उसमें से रेंट इनकम जनरेट करने का ना, राइट? आपने देखा होगा जब भी आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, कोई भी खाली पड़ा होगा तो उसमें लिखा होगा टू लीज, राइट? तो ये क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल की जो आपने उसने बनाया है उसमें जो भी शॉप्स वगैरह होती है उन सबको क्या देते हैं, रेंट पे देते हैं। तो वहाँ पर इंटेंशन ही पता चल जाता है कि इन लोगों का तो इंटेंशन ही क्या है, शॉपिंग मॉल बनाना और रेंट पे देना। तो इसके लिए जो भी इनकम जनरेट होगी, रेंट की जो भी इनकम होगी, हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जो कि अपना है प्रॉफिट एंड गेन पीजी, उस हेड में हो जाएगी। दो लैंडमार्क जजमेंट, रायला कॉरपोरेशन एंड चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है ये। इसमें ऐसा बोला गया था कि अगर आपका मेन इंटेंशन है टू लेटिंग आउट द प्रॉपर्टीज एंड ऑल, देन देन income shall be chargeable under the head PGBP and not IFHP। अब उसमें इसने क्या देखा था, इसने देखा था मेन ऑब्जेक्ट देखा था। अगर मान लो मेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे मुझे मिलेगा, अगर मान लो कंपनी है तो कंपनी का मेमोरेंडम जो होगा उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज होगी, अगर लिखा हुआ है कि लेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस टू अक्वायर द प्रॉपर्टी एंड लेटिंग आउट, तो वहाँ से भी मैं पता कर सकता हूँ। पार्टनरशिप फॉर्म हुई तो पार्टनरशिप फॉर्म की पार्टनरशिप डीड से मुझे पता चलेगा, राइट? अगर प्रोप्राइटरशिप हुई तो फिर वहाँ पर तो ना डीड हुआ ना कुछ, तो वहाँ पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसकी सब्सटेंशियल इनकम कहाँ से जनरेट होती है। क्या उसकी टोटल इनकम का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इज रेंट इनकम, देन आई कैन से दैट रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज इज मेन बिजनेस, राइट? देन इन दैट केस आई नीड टू प्रूव इट, राइट? जनरली क्या होगा कि बिजनेस प्रोफेशन के हेड में ले जाने से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल वो रहता है। तो देखेंगे एक बार, बिजनेस प्रोफेशन में आप काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में उसका थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट है। यहाँ पर फ्लैट डिडक्शन आपको दिया गया है 30% इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो हो सकता है कि एसएससी ऐसा ट्राई करेगा कि उसको जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उस हेड में वो ट्राई करेगा उस इनकम को ले जाने की, राइट? बट वी नीड टू चेक दैट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट of this property or this rent income or that you are earning. So if it is a main object is a business, then income will be taxable under that PGB। आईपीसीसी इंटरमीडिएट में हम इतना डीप में नहीं पढ़ते थे क्योंकि वहाँ पर हमको खाली क्या करना होता था, कंप्यूटेशन ही करना होता था। बट इन फाइनल लेवल हो सकता है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन आप, ठीक है? तो आपको एक एक चीज़ को प्रॉपर डीप में पढ़ना। दिक्कत वहीं पे आती है जब हम उस पर फोकस नहीं करते, अलग अलग पहलू को देखते नहीं, राइट? अपने आप को दिमाग में पहले क्वेश्चन होने चाहिए कि भाई चलो हाँ ये कोई प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन पूछा, ये प्रॉपर्टी है, इसमें से कितने टाइप की इनकम जनरेट हो सकती है। अगर आपने इसमें सोचना चालू किया तो अपने आप आपके अंदर क्वेश्चन जनरेट होना चालू हो जाएंगे और आपके सॉल्यूशंस भी उसको आपको मिलते जाएंगे, ठीक है? तो क्या होगा कि आपके जो भी फंडा है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। एक बार पढ़ो, ठीक से पढ़ो, राइट? चलिए, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमको आपको जो ये रोड मैप दिख रहा है यहां पर, कि इनकम कैसे कंप्यूट करनी चाहिए के अंदर, हाउ टू कंप्यूट। तो सबसे पहले इनकम के तीन पार्ट्स है इसमें। वन इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है तो लेट आउट प्रॉपर्टी, उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगी। सेकंड इज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर मैं पहला बात करूं तो सबसे पहला स्टेप आपका आएगा, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ GAV। तो यहां पर हमने अभी देखा जस्ट, यहां पर ये वाला, कि अगर ये इनकम IFSP के हेड में चार्ज होती है
क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, एनुअल वैल्यू। तो उसके कुछ स्टेप्स है, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया कि इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन पर्पज से एकदम बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है वो भी हम देखेंगे सेक्शन 20 के अंदर, हाउ टू डिटरमाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये देखो फिक्स फॉर्मेट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा जाए और आपको हाउस प्रॉपर्टी अगर कंप्यूट करनी हो तो आपको एक ही चीज़ करनी होती है, ये फिक्स फॉर्मेट बना के चलो, राइट, फिगर्स पुट करो, जो भी आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि ये हेड एकदम बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ईजी है, फॉर्मेट भी आपको फिक्स दिया हुआ है। लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स तो आपको मिलेगा NAV A माइनस B, राइट। फिर उसमें से कुछ डिडक्शंस, ये तो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट हो गई, उसमें से एक म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लिया। अब आपके कुछ खर्चे भी तो होते होंगे, राइट, प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, उसका सिक्योरिटी सर्विस, ये वो सब कुछ, तो उसके रिलेटेड आपको यहां पर इनकम टैक्स में फ्लैट डिडक्शन ऑफ 30%। 30% ऐसा याद मत रखो, उसमें भी क्वेश्चन करो 30% ऑफ वॉट, 30% ऑफ NAV। ये भी एक चीज आपको याद रखनी होगी फ्रेंड्स, कि अगर आप कोई भी डेट्स वगैरह या भी कोई भी परसेंटेज अगर आप याद रखते हो तो वो चीज एक याद रखो कि वो किस चीज का परसेंटेज है। अगर मैं आपको बोलूं कि 18 महीने का टाइम आपको मिलेगा तो मुझे ये भी देखना होगा कि 18 महीने कहाँ से शुरू होते हैं, तो मुझे उसका एंड पता चलेगा, और उसमें मैं स्टार्टिंग एंड डेट अगर मैं देख पाया तो मुझे पता चलेगा कि वेदर इट्स वैलिड और नॉट। ये असेसमेंट में भी हम काफी सारी चीजें देखेंगे इसी, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है और उसके लिए आपने लोन लेके रखा है तो उसका जितना भी इंटरेस्ट होगा इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी वो आपको अलाउड होगा। ये सब कुछ हम एक बार पढ़ेंगे, राइट। एंड डिफरेंस विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो ये पाथवे है हमारा, हमको यहाँ पर इतना कंप्यूटेशन करना। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, हायर ऑफ ER एंड AR एंड एटसेट्रा एवरीथिंग दैट विल सी अंडर सेक्शन 3, क्लियर। चलिए, सो आगे बढ़ाते हैं हमारा डिस्कशन। तो चलिए, सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 22, जैसे मैंने आपको बोला कि इट इज चार्जिंग सेक्शन, राइट। देखो क्या लिखा है, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टनेंट देयरटू। इसका मतलब क्या हुआ, लैंड अपॉर्टनेंट देयरटू, मैंने आपको बोला कि वैकेंट लैंड तो यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाएगी उसकी इनकम, बट अपॉर्टनेंट का मीनिंग ये होता है कि ऐसी कोई भी लैंड जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड हो, जुड़ी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल पार्किंग एरिया, राइट, बिल्डिंग के आजू बाजू वाला जो गार्डन एरिया होता है वो, ठीक है, तो वो भी क्या यहाँ पर उसकी भी इनकम यहाँ पर कंप्यूट की जाएगी। ऑफ विच असेसी इज द ओनर, सबसे बड़ी बात, अगर आप ऑनर नहीं हो तो आप इस आपकी जो ये जो इनकम होगी वो इस हेड के अंदर काउंट नहीं की। अब सर क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम ऑनर ही नहीं है तो हमारी इनकम कैसे हो सकती है, राइट, ये क्वेश्चन भी तो दिमाग में आना चाहिए ना। इफ यू आर नॉट ऑनर देन हाउ कैन वी जनरेट द इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी मैंने खुद लेट आउट रेंट पे दी हो और मैंने उसको सबलेट किया हो, उस केस में भी तो इनकम जनरेट हो सकती है मेरी, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास प्रीमाइस आप देख रहे हो, अगर मैंने इसको किसी और पर्सन से रेंट पे लिया है, अब देखना ये सीन क्या है, देखो शांति से एक बार समझो, मिनट। अगर मान लो यहाँ पर है मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी लेट आउट की है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने उसको सबलेट किया है मिस्टर सी को। अब यहां से जो इनकम जनरेट होगी, रेंट जनरेट होगा, ये वाला, ये जो रेंट है
और यहाँ से ये रेंट होगा। तो फॉर मिस्टर ए इट इज़ IFHP बिकॉज ही इज़ अ ओनर। ये हो गया लेट आउट, ये हो गया सबलेट, इसको बोलेंगे हम सबलेट। तो मिस्टर सी से मिस्टर बी को होने वाली इनकम क्या होगी, अब का ट्रीटमेंट क्या होगा? IFHP में आएगा नहीं बिकॉज मिस्टर बी इज नॉट ओनर। उस केस में क्या होगा? अब मान लो ऐसा होगा कि मिस्टर बी खुद बिजनेस कर रहा है, शांति से समझना एक बार, मिस्टर बी खुद बिजनेस कर रहा है, वैसे मैटर पीजीबीपी का है बट अभी डिस्कस कर लेंगे। अगर वो मिस्टर बी बिजनेस कर रहा है तो उसका जो भी ऑफिस का रेंट वो दे रहा है मिस्टर ए को, ही विल क्लेम एज अ बिजनेस एक्सपेंस। कौन सी चीज? ये जो रेंट दिया हुआ है मिस्टर ए को, इन क्लेम एज अ बिजनेस एक्सपेंस। उसमें से वो क्या करेगा, ये जो इनकम हुई है मिस्टर सी से वो माइनस कर देगा, रेंट फ्रॉम सी, ये इनकम हो गई इसकी। सो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, नेट एक्सपेंस चार्ज करेगा अपने बिजनेस। क्लियर हुआ? राइट। वंस अगेन पीजीबीपी में जब आऊँगा तब भी मैं आपको समझाऊंगा, राइट। इसलिए मैंने अभी आपको इतना बहुत डीप में नहीं गया हूँ, ये तो ओनर की यहाँ पर बात निकली तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बात कर दी, ठीक है। चलिए, assessee is the owner shall be chargeable to income tax under the head income from house property। इसको थोड़ा भी मैं रिमूव करता हूँ। सबलेट का आपको शायद प्रोविजन याद हो, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नहीं भी समझ में आया तो चिंता मत करना अभी, बिकॉज बिजनेस प्रोफेशन में हम अभी इसको वापस डिस्कस एक बार करने वाले, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद लिखा है अदर देन सच प्रॉपर्टी, अदर देन सच प्रॉपर्टीज as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him and the profit of which are chargeable to income tax। ऐसा यहां पर लिखा है। मतलब क्या है, आपको मैंने तीन चीजें बताई थी, या तो मैं सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज करता हूं प्रॉपर्टी को, या तो मैं लेट आउट करता हूं, या तो मैं अपना खुद का हाउस पर बिजनेस चलाता हूं। तो अगर मैं कोई प्रीमाइस में अपना खुद का बिजनेस रन करता हूं तो उसकी इनकम और उस प्रॉपर्टी को इस हेड के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसा मैंने आपको उस पीपीटी में बताया था कि वो उसके लिए पीजीबीपी के डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एटसेट्रा, ये सारे जो भी प्रोविजंस है वो ठीक लगे। क्लियर? चलिए, एनालिसिस देखते हैं इस सेक्शन का, ये क्या बोलता है। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है, एनुअल वैल्यू शेल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23। अभी हम नीचे जस्ट इसको पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयर टू विच द असेसी इज ओनर, बोला है। बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड रेसिडेंशियल बिल्डिंग बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस एटसेट्रा, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। लैंड अपॉर्टेंट मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, गैरेज, पार्किंग एटसेट्रा, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। However, the vacant land and asset other than building shall be chargeable under head EGBP and IFR, right? वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। क्या वो इनकम भी इस हेड में चार्जेबल होगी? विजय माल्या, राइट। मान लो यूके में उसका बहुत बड़ा बंगला है, कैन दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो बी कंसिडर्ड अंडर द हेड IFHP? आंसर इज यस। अगर आपको आउटसाइड इंडिया भी आके अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका भी इनकम आपका इस IFHP में टैक्सेबल होगा। असेसी मस्ट बी ओनर,
पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है, असेसी मस्ट बी ऑनर। अगर वो ऑनर नहीं है तो फिर इस हेड की बात ही नहीं होती, राइट। और डीम्ड ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हाउएवर इट इज इमटेरियल वेदर ही इज द ओनर इन दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। व्हाट डज इट मीन? इसको अभी के लिए बाद में अभी के लिए इसको छोड़ दो, तो बाद में समझाता हूँ, ठीक है, जब मैं आपको सेक्शन 25A पढ़ाऊंगा अनरियलाइज रेंट का, ठीक है, तब मैं आपको, चलिए। However, assessee need not to be the owner of land upon which building stands। मतलब क्या? प्रॉपर्टी मैंने कंस्ट्रक्ट की है, बट जो लैंड है वो मैंने 19 ईयर्स की लीज पे लेकर रखी है। आई एम नॉट ऑनर ऑफ दैट लैंड, बट बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया वो मैंने बनाया है। तो अगेन दैट इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड, अगर कुछ उसमें कोई इनकम जनरेट होती है तो, राइट। चलिए, ये वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि अनरियलाइज रेंट में जब आऊँगा तब सिंपली, अगर आपको अभी इसका जानना हो तो मैं आपको हल इतना बता देता हूँ कि मान लो अगर मेरा कोई 2-3 साल पहले का कोई टेनेंट था जिसने रेंट नहीं दिया मेरे को, राइट। अब मैंने क्या किया कि वो टेनेंट तो चला गया विदाउट रेंट दिए, मेरा तो बेड डेट हो गया वो अनरियलाइज रेंट, राइट। अब मैंने उस प्रॉपर्टी को भी बेच दिया है, अब मैं उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं हूँ। 1-2 साल के बाद वो बंदा वापस आता है कि देखो ये जो रेंट आपका बाकी था जब मैं उस टाइम नहीं दे पाया था, प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट कर लो, लगी अपनी तो, राइट। तो वो इनकम भी IFSP में चार्जेबल होगी अगर आप ऑनर नहीं हो उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में फिर भी, ठीक है। चलिए, अभी के लिए बस इतना समझो। वेयर द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन विच इज मेन ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको बोला, प्रॉफिट ऑफ विच चार्जेबल अंडर PGBP सेल नॉट बी चार्जेबल अंडर IFHP। मैंने आपको बोला ना कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो उस बिजनेस में से जनरेट होने वाली इनकम अगर होगी तो वो तो डेफिनेटली PGBP के अंदर जाएगी, IFHP में वो चार्जेबल नहीं होगी। लैंडमार्क जजमेंट मैंने आपको बोला था रयाला कॉर्पोरेशन का, द इनकम अर्न्ड बाय असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑन रेंट वुड ऑल्सो बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम एंड नॉट एज IFHP। हियर इट इज, ठीक है। केस लॉस दिया हुआ है मैंने मटेरियल में, अभी जस्ट इसको भी देखते हैं एक बार। रूफ लेट आउट फॉर एडवर्टीजमेंट फॉर होर्डिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज IFHP, इट विल बी टैक्सेबल अंडर IFS एज होर्डिंग्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। ये केस होगा, राइट। आपने देखा होगा कि कितने भी मतलब घरों की छत पर वो होर्डिंग्स लगे होते, राइट। सो होर्डिंग्स आर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, राइट। उसकी इनकम IFOS या फिर P, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस केस लो की बात करूँ तो केस लो मैंने आपको लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए। देखिए इधर है, देखो क्या बोलता है। लेटेस्ट केस लॉस की बात करूँ तो मैं केस लॉस इसमें मैंने जो ICI के दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपको समराइज फॉर्म में यहाँ पर दिए रहेंगे, तो आपको उसको इजीली एक जिस्ट लेना होता है, इसमें आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है रयाला कॉर्पोरेशन के केस में, कंपनीज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, इट हैड एंटायर इनकम अंडर PGBP इन रिटर्न फाइल बाई इट।
उसने क्या किया कि जितना भी इनकम था वो बिजनेस प्रोफेशन के हेड में डाल के रिटर्न फाइल कर दिया। एओ असेस्ड सच इनकम अंडर IFHP। अब जब असेसमेंट हुआ तो असेसिंग ऑफिसर ने बिजनेस प्रोफेशन में से निकाल के उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में डाल दिया। असेस ये स्टॉप्ड अदर बिजनेस एक्टिविटीज, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये। कोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, देखो, असेस ये स्टॉप्ड अदर बिजनेस एक्टिविटीज एंड कंटिन्यूड ओनली बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट। मैंने क्या बोला था, सब्सटेंशियल इनकम या फिर सब्सटेंशियल पोर्शन आपका जो एक्टिविटी होता है वो भी देखा जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, बाकी सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं, अब ये इसका मेन बिजनेस क्या है, एक्टिविटी ऑफ लेटिंग आउट। एंटायर इनकम ऑफ कंपनी कंप्राइजेस ऑफ इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट प्रॉपर्टी, सब्सटेंशियल इनकम, दो चीज मैंने आपको बताई थी, मेन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंशियल इनकम। कोर्ट मेड रेफरेंस टू द लॉ लेट डाउन इन द अबव केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज, ऊपर वाला केस। इनकम शेल बी असेस्ड अंडर द हेड PG। फिर चेन्नई प्रॉपर्टीज, वंस अगेन सेम सिनारियो, देखो क्या है, कंपनीज मेन ऑब्जेक्ट अंडर MOA इज टू एक्वायर एंड लेट आउट प्रॉपर्टी। अब उसका काम ही है भाई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और लेट आउट करना, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो बिजनेस माना जाएगा, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन की बात हो जाएगी, ठीक है। इन डेप्थ है, अगर आपको डिटेल में एक बार इसको ज़्यादा पढ़ना हो तो देन यू कैन रिफर स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI, बट मेरा मानना है कि एक बार इसको जिट ले लो आप तो काफ़ी अच्छा है, बहुत डेप्थ में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर एक है राज दादरकर एंड एसोसिएट 2017 का वंस अगेन केस। यहाँ पर देखो क्या है, सीधा मैं आपको जजमेंट एक बार पढ़ाता हूँ। इनकम इज टू बी असेस्ड एज IFHP एंड नॉट एज PGBP। यहाँ पर उल्टा केस है, पिछले दो केसों में हमने देखा था कि वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम थी, IFHP की नहीं, बट यहां पर कोर्ट ने क्या बोला कि ये IFHP की इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की नहीं। ऐसा क्यों हुआ, on account of lack of sufficient material to prove that substantial income of assessee was from letting out of the property। तब ऐसा प्रूव नहीं हो पाया कि असेसी की जो मेजर इनकम है वो क्या है, बिजनेस प्रोफेशन, सॉरी, तो हाउस प्रॉपर्टी की जो मेन इनकम है, राइट, सब्सटेंशियल इनकम जो है वो रेंटिंग है। अगर ऐसा होता तो हम PGB इसको मान लेते, क्या है, देखते चलिए इस केस का फैक्ट। द असेसी हैड अक्वायर्ड अ राइट टू कंडक्ट मार्केट ऑन सर्टेन लैंड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर बॉम्बे अंडर एन ऑक्शन ऑन May 20, 19। See the judgment date 2017। Appellant spent substantial sums to construct 95 shops। अब हुआ क्या कि उसने एक लैंड एक्वायर की है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, राइट, उस पर जो राइट्स थे वो ले लिए, उस पर उसने 90 शॉप्स एंड 30 स्टॉल्स फ्रॉम द ईयर 1999 टू 2004 उसने कंस्ट्रक्ट किए। द असेसी ट्रीटेड इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ सच शॉप्स एंड स्टॉल्स एज बिजनेस इनकम। अब देखो क्या क्या हुआ, देखो सबलेटिंग की बात की यहाँ पर, उसने क्या किया कि लैंड के जो राइट्स थे वो एक्वायर किए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, उसके लिए उसको रेंट दिया जाता था, फिर उस लैंड पर उसने ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया और उसको वो रेंट पे देने लगा। ये स्टॉल्स एंड जो उसने क्या कहा था, हाँ, स्टॉल्स एंड शॉप्स जो उसने बनाई है उसको रेंट पे देने लगा। अब उसने क्या किया, जो स्टॉल और रेंट से इनकम हो रही है उसको लिया उसने बिजनेस प्रोफेशन के, जैसे क्या माना, सबलेट, राइट, सबलेट की इनकम उसने मानी। The return of assessee for assessment year 2000-2001 was reopened by AO issuing notice under section 140। It can be treated as a business income, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन अभी देखो, it can be treated as a business income if letting out of the premise is itself is the business of the assessee। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तो बात देखनी पड़ेगी, मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा, सब्सटेंशियल इनकम भी देखना पड़ेगा, सब कुछ मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अब यहां पर आगे देखो क्या हुआ, इन द गिवन फैक्ट इट वॉज अन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट assessee would be considered to be deemed owner under section 27। ये जब हम 27 पढ़ेंगे एक बार तब मैं आपको वापस इस केस के याद कराऊंगा, राइट, कि assessee क्या है, डीम्ड ओनर है। फर्स्ट कंडीशन जो हमने देखी थी चार्जिंग सेक्शन की, उसमें हमने ये पढ़ा था कि assessee मस्ट बी ओनर और डीम्ड ओनर, यहाँ पर डीम्ड ओनर है वो तो प्रूव हो। विद सेक्शन 269 UA as it had leasehold right for more than 12 years, तो डीम्ड ओनर वो माना जाएगा।
तो यहाँ पर इसने जो सबलेट किया है ना, ये वाला सबलेट, तो बात ही निकल जाएगी। अब ये खुद ओनर हो गया, डीम्ड ओनर, ओनर और डीम्ड ओनर, राइट। तो ये खुद डीम्ड ओनर भी तो है, के है हाथ में भी IFSP की इनकम चार्जेबल हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कोर्ट ने क्या प्रूव किया उसको कि तो पहले ओनर है, राइट। डीम्ड ओनर या ओनर मतलब दोनों एक ही इसमें माना गया, राइट। तो यू आर द ओनर, तो इनकम कैन बी कंसिडर्ड एज IFSP योर हैंड। The clause provided that the partnership shall take the premise on rent to sublet or to do any other business as may be mutually agreed by parties from time to time. अब क्लोज में क्या लिखा था? That partnership shall take the premise, वो premise को लेंगे, on rent to sublet or to do any other business as may be mutually agreed. Clause to be inconclusive, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इनकंक्लूसिव एंड ऑब्जर्व दैट associate failed to produce sufficient material to show that entire or substantial income was letting out of the property. तो पार्टनरशिप का जो क्लोज था सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वो इनकंक्लूसिव है, इसमें से कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, राइट। आपको प्रूव करना पड़ेगा आप कि आप इतना मतलब प्रूव कीजिए कि आपकी जो भी मेजॉरिटी इनकम है वो इस हेड के अंदर से आ रही है। अगर वहाँ पर वो प्रूव नहीं हो पाएगा, दैट केस कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इनकम IFSP। ठीक है, तो दो चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी होगी, वन इज अपना मेन ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज सब्सटेंशियल। तो होप दिस थिंग इज क्लियर्ड, राइट। तो चार्जिंग सेक्शन की बात मैंने यहाँ पर कर दी आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपके लिए है, जस्ट गो थ्रू वंस। इन द फॉलोइंग केसेस एग्जामिन अंडर द विच हेड इनकम, which head of income receipt would be assessed. First, Anirudh let out his property to Abhinav and Abhinav sublet it. How is subletting receipt to be assessed in the hands of Abhinav? अभिनव ने लेट आउट किया तो अभिनव के हाथ में वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी और उसका जो रेंट एक्सपेंडिचर होगा उसमें से वो क्या कर देगा, माइनस करके नेट ऑफ दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर अभिनव का बिजनेस नहीं हुआ तो इन दैट केस वो IFOS में जाएगा, वो एक बार हम देख लेंगे बाद में। यहाँ पर दूसरा केस क्या है, Anis has built a house on leasehold land. He has let out above property and considered the rent from such property under the head IFOS and deducted expenses on repairs, security charges, etc. and all amounting to rupees 50% of the receipt. अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि असेसी ओनर होना जरूरी है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी असेसी वो लैंड का भी ओनर हो, राइट। तो यहाँ पर उसने क्या किया, लीज होल्ड लैंड पर उसने तो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और उस पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है उसमें से जो भी इनकम होगी वी कैन कंसिडर इट एज IFHP, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये IFHP माना जाएगा और 30% का ही आपको डिडक्शन मिलेगा, राइट। सो आगे बढ़ाते हैं हमारा डिस्कशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। अगले वीडियो में हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, अभी के लिए उतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग, राइट।